जब कभी लखनऊ की बात होती है तो लखनऊ नवाबों का शहर है और नवाबों के शहर में नवाबों ने बहुत ही भव्य इमारतें बनाई हैं। उन सारी इमारतों में सबसे ज़्यादा भव्य इमारत लखनऊ के अंदर जो है उसका नाम है आसफी इमामबाड़ा, जिसको अक्सर लोग बड़ा इमामबाड़ा भी कहते हैं, क्योंकि एक छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में मौजूद है हुसैनाबाद के अंदर, और आम आदमी उसको भुलभुलैया भी कहता है। इसका निर्माण अवध के चौथे नवाब आसिफुद्दौला ने किया था। 1775 में उन्होंने फैजाबाद से कैपिटल बदलकर लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद यहाँ पर 84 के अंदर बात है, 1784 के अंदर यहाँ पर एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से आम जनता भूखे मरने लग गई थी। तो आम जनता को काम देने के लिए नवाब आसिफुद्दौला ने सोचा कि हम एक बहुत भव्य जो है इमामबाड़ा बनाएं तो लोगों को काम मिल जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, क्योंकि अवध जो था, अवध के नवाब जो थे, दे वर द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट इन इंडिया, दे वर रिचर देन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास। तो इन्होंने एक बाय द वर्ड ऑफ माउथ इन्होंने एक जैसे आजकल टेंडर फ्लोट करते हैं, वैसे ही इन्होंने बाय वर्ड ऑफ माउथ एक चारों तरफ एक फैलाया कि भाई हमको जो डिफरेंट लोग जो आर्किटेक्ट हैं वो अपना वास्तुविद जो हैं वो एक शानदार इमामबाड़ा बनाने के लिए एक प्लान जो है हमको प्रस्तुत करें। और आपको जान के ताजुब होगा कि उन्होंने एक जो तमाम इनके पास वो आए प्रस्ताव आए, पर उनमें से जो सबसे महंगा प्रस्ताव आया वो था जिस वास्तुकार का था, उसका नाम था किफायतुल्लाह, उन्होंने दिया था और वो उसको इन्होंने एक्सेप्ट करा। और ये ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि किफायतुल्लाह जो थे वो जो ताजमहल के आर्किटेक्ट था वो उस्ताद अहमद लाहौरी, उनके खानदान के वो थे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, बट 100% नहीं कहा जा सकता है। तो इसकी तामीर शुरू हुई है 1784 में, बनना ये शुरू हुआ है आसफी इमामबाड़ा। इसकी खास बात ये इमामबाड़े की है कि इस इमामबाड़े के अंदर एक समय पर 22,000 आदमी काम करा करता था। जरा आप सोचिए कितने लोग काम किया करते थे। और इन 22,000 में से भी आप लोग सुबह, जिसमें दिन में भी काम होता था और रात को भी काम होता था। ऐसा माना जाता है कि रात को काम इसलिए कराया जाता था क्योंकि वो लोग जो कि अमीर लोग जो कि इस समय काफ़ी मतलब गरीबी के दौर से गुजर रहे थे अकाल की वजह से, तो उनको दिन में काम करने में के लिए अगर आते थे तो उनको शर्म आती थी, तो रात में उससे काम कराया जाता था। इसका नतीजा ये निकला कि रात का काम जो होता था सब स्टैंडर्ड होता था। तो अक्सर सुबह के टाइम पे वो जो काम रात का होता था उसमें काफ़ी हिस्सा तोड़ दिया जाता था। तोड़ने की वजह से वो काम वो दिन के अंदर काम थोड़ा सा बढ़ जाता था, तो काफ़ी दिन तक ये काम चला। और एक वक्त के अंदर जैसे मैंने बताया इसमें करीब 22,000 आदमी काम किया करता था। इस बिल्डिंग के अंदर वो जो मलबा निकलता था रात को जो तोड़ा जाता था, तो उसको एक दरबारी थे आसिफुद्दौला के, उनका नाम था तहसीन अली खान। तो तहसीन अली खान ने नवाब से एक गुजारिश करी कि ये जो मलबा होता है ये मेरे को दे दीजिए, और वो मलबा उनको नवाब ने दे दिया आसिफुद्दौला ने। उस मलबे से उन्होंने ले जाके अकबरी गेट के पास लखनऊ में उन्होंने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम है तहसीन की मस्जिद, अभी भी कहलाती है वो वहाँ पर। इस इमामबाड़े की खास बात ये है कि ये अपने आप के अंदर वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। इसके अंदर जो इसका हॉल है वो इतना बड़ा है, उसकी जो हाइट है वो 50 फीट की है, उसकी जो चौड़ाई है वो करीब 63 फीट 6 इंचेस की है, और उसकी लंबाई इस हॉल की जो है वो 162 फीट की है। इतने बड़े हॉल के अंदर, और वो भी उस जमाने में, आप सोचिए जरा सा, एक किसी भी ढंग का उसके अंदर मेटल यूज नहीं है, ना उसके अंदर कोई बीम पड़ी हुई है उसके अंदर। और ये अपने आप में, और इसकी जो छत है वो लदान की छत कहलाती है। अपने वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी लदान की छत कहलाती थी, जिसकी मोटाई कहते हैं 16 फीट है, और उसका जो वेट है ऐसा माना जाता है कि करीब 2 लाख टन है।
तो वो ये जो इमामबाड़ा बना, ये इमामबाड़ा पूरे दुनिया में मशहूर हुआ। इसका मशहूर होने का एक रीज़न बहुत बड़ा ये था कि इसके अंदर इतने बड़े इमामबाड़े में एक तो मेटल को यूज़ नहीं हुआ है, नंबर 2 इसकी खास बात ये थी कि इसकी जो छत थी उसको बैलेंस करने के लिए जगह जगह पर इसमें गलियारे से ऊपर बनाए गए और इसको जिसके ऊपर की टिकी हुई है, तो इसके अंदर ऊपर जाने के लिए इसके अंदर 4 जीने हैं, और 4 में से 3 जीने आगे जाके कहीं ना कहीं जाके बंद हो जाते हैं, जिससे कि आप इसके अंदर ऊपर नहीं जा सकते। केवल एक जीना ऐसा है जिसको अगर सही ढंग से आप उससे चलें तो आप ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे और छत से सीधे नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर बाकी 3 जीने से आप जाएंगे तो आप रास्ता भूल जाएंगे और ये बहुत मुश्किल है कि उससे आप बाहर आ जाएं। इसीलिए इसको भुलभुलैया भी कहा जाता है, इसको इस इमामबाड़े को, क्या इसके अंदर जाके आदमी भूल जाएगा। इसके परिसर के अंदर आपको एक तरफ मिलेगा बावली मिलती है जिसके अंदर की मेहमान खाना बना हुआ है। वो मेहमान खाना बना हुआ है, इसके अंदर गवर्नर जनरल भी आके रुके थे, और इसी के अंदर यहाँ पर अवध के 5वें शासक आसिफउद्दौला के लड़के वजीर अली का इसके अंदर राज्याभिषेक भी हुआ था, यहीं पर हुआ था। इसके अलावा इस मस्जिद के अंदर इस जो आसमी इमामबाड़ा है इसके अंदर एक आसमी मस्जिद भी है, बहुत ही शानदार मस्जिद भी बनी हुई है। इसके ठीक सामने आपको मिलेगा नौबत खाना देखने के लिए मिलता है। तो ये अपने आप में अनूठा अपनी 2 वजह से है। एक तो इसलिए है कि इसके अंदर कोई मेटल यूज नहीं हुआ, दूसरा इसकी छत जो है लदान की सबसे बड़ी छत थी, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जाके आदमी रास्ता भूल जाता है। ये आपका बड़ा इमामबाड़ा या आसमी इमामबाड़ा इसको कहते हैं। और इस इमामबाड़े की विशेषता ये है कि इस इमामबाड़े के अंदर ही स्वयं आसिफउद्दौला जो हैं, इसके जो निर्माता थे, बाद में जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद में इसी इमामबाड़े के अंदर उनको दफन किया गया है, और इसी के अंदर उनकी बगल में उनकी जो बेगम थी, जिनका नाम था शम्सुन निशा था, वो भी इनके बगल के अंदर वहीं पर दफन है। ये उसकी विशेषता है जिसको कि अकाल के अंदर आम आदमियों को रोजगार देने के लिए बनाया गया था।